आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है भारतीय संविधान सीरीज, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और भारत की राज व्यवस्था को बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर कवर करते हुए चल रहे हैं। अलग अलग इंपॉर्टेंट बुक्स के जिसमें आपकी दृष्टि है, आपकी लक्ष्मीकांत जी की पॉलिटी है, उन सबके नोट्स बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में आपको टू द पॉइंट नोट्स इस सीरीज में देखने को मिलते हैं। आज हमारी संविधान की ये तीसरी क्लास होगी। अगर आपने इससे पहले की 2 क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में बात करी थी, 1857 तक आपके जितने अधिनियम आए, और दूसरे पार्ट में 1947 तक के सभी अधिनियमों को कवर किया। आज हम भारत के संविधान सभा और संविधान निर्माण से जुड़े हुए पूरे घटनाक्रम को यहाँ पर कवर करेंगे। एक एक कंफ्यूजन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, कौन मनोनीत थे, कौन निर्वाचित थे, कितने सत्र हुए, कितना समय लगा, किसने संविधान को लिखा, कितनी भाषा में संविधान लिखा गया, वो सारे कंफ्यूजन बिल्कुल टू द पॉइंट्स नोट्स के माध्यम से आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संविधान और संविधान सभा को लेकर जो यहाँ पर अलग अलग समय में मांग की गई उनके बारे में। संविधान के निर्माण की मांग सबसे पहले लोकमान्य तिलक ने करी थी 1895 में। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, सीधा पूछा जाता है। इनके बाद कांग्रेस का जो 1906 का अधिवेशन था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, वहां पर भी पहली बार संविधान की मांग की गई, स्वराज की मांग की गई। 1922 में महात्मा गांधी ने कथन कहा, भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यह स्टेटमेंट किसका है? महात्मा गांधी का। कब कहा? 1922 में। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये किसने कहा था, कब कहा था, इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में बताते भी रहता हूं कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार या संविधान सभा की पहली मांग 1934 में एमएन रॉय के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन आता है, भारत में संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग, संविधान सभा की पहली मांग, संविधान सभा का पहला विचार किसने रखा था, किसने करी थी? ये किया था 1934 में एमएन रॉय के द्वारा। कांग्रेस ने पहली बार संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की आधिकारिक मांग 1935 में करी। अभी तक संविधान पे बात चल रही थी, अब संविधान सभा पे आ गई। तो संविधान सभा सबसे पहले एमएन रॉय ने मांगी और कांग्रेस ने पहली बार 1935 यानी अगले ही साल इसकी मांग यहां पर करी। ठीक है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मत अधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। एक तरीके से इन्होंने घोषणा करी और अंग्रेजों से मांग करी कि हमारा जो संविधान होगा वो वयस्क मत अधिकार के आधार पे जो संविधान सभा चुनी जाएगी वो बनाएगी। तो क्वेश्चन आता है, वयस्क मत अधिकार के आधार पे संविधान सभा के गठन की मांग किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। संविधान सभा की मांग को पहली बार अगस्त 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसमें स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की मांग पहली बार, और नेहरू की जो ये मांग थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पे संविधान सभा बनाई जाए, इस मांग को अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, बाद में क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया, उसने संविधान निर्माण की बात को स्वीकार कर लिया, हालांकि वो भी असफल रहा, अगस्त प्रस्ताव भी असफल रहा। अंत में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, इसी के प्रस्तावों पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो हमने हिस्ट्री का पूरा घटनाक्रम देखा, कब किसने कौन सी बात कही और कौन सी मांग करी। तो भारतीयों का संविधान उनकी इच्छा अनुसार होगा, महात्मा गांधी। संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए, जवाहरलाल नेहरू। और इस मांग को माना गया अगस्त प्रस्ताव 1940। ठीक है, अब हमने देख लिया 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पे संविधान सभा का गठन हुआ। अब संविधान सभा की ओर चलेंगे। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, गठन का आधार क्या था? गठन का आधार कैबिनेट मिशन था।
कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है, 1946 जुलाई में चुनाव करवाता है और नवंबर में इसका गठन हो जाता है, दिसंबर में पहली बैठक हो जाती है। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? 3 इसमें मेंबर्स थे। पैट्रिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था, स्टेफर्ड क्रिप्स इसमें सदस्य था और एवी अलेक्जेंडर इसमें सदस्य था। तो पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था कैबिनेट मिशन। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी के आधार पे संविधान सभा बनी और उसी संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया। कैबिनेट मिशन के बारे में हमने हमारी जो राष्ट्रीय आंदोलन वाली सीरीज थी उसमें डिटेल में बात करी थी, इसके प्रस्तावों के बारे में, उन सबको आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट है संविधान की दृष्टि से हम उनको कवर करेंगे। तो संविधान सभा बनने का आधार कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन के आधार पे संविधान सभा में कुल 389 मेंबर्स यहां पर होने थे। ब्रिटिश प्रांतों से 292 का चयन होना था। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र यानी आज के जो यूनियन टेरिटरी हम कह सकते हैं वहां पर 4 सदस्य आने थे, क्योंकि उस समय 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। ये क्षेत्र था दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। हर यूनियन टेरिटरी से, हर कमिश्नरी क्षेत्र से एक एक सदस्य चुना जाना था। तो 292 ब्रिटिश प्रांतों से और कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य चुने जाने थे और 93 सदस्य आपके देसी रियासतों से चुनकर आने थे। तो ये लोग जो देसी रियासतों से आते, ये मनोनीत होने थे, वहीं के राजा महाराजा इनको चुनते। जो ये 292 और ये जो 4 थे, इनके लिए चुनाव होने थे। तो निर्वाचन कितनों के लिए होना था? 296 के लिए। ठीक है, तो कुल सदस्य कितने हैं? ब्रिटिश प्रांतों के लिए कितने हैं, देसी रियासतों के लिए कितने हैं, उनको हमने देखा। अभी जब पुनर्गठन होगा संविधान सभा का, तब क्या स्थिति बनी वो भी पूछा जाता है, उसे भी हम देखेंगे। सीटों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया गया था। संविधान सभा में सीटों का विभाजन किस आधार पे हुआ था? जनसंख्या के आधार पे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट यहां पर निर्धारित करी गई, यानी हर 10 लाख की जनसंख्या लगभग उसमें एक सीट संविधान सभा में दी गई। प्रत्येक प्रांतों की सीटों का आवंटन 3 प्रमुख समुदायों में किया गया। एक सीट जैसे, यानी कि जितनी भी आपकी सीटें थी 292 सीटें, उनको 3 वर्गों में बांट दिया। मुस्लिम सीटें, सिख सीटें और सामान्य सीटें। सामान्य सीटों में मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सभी को इसी में शामिल कर दिया गया। ठीक है, जिसमें बड़ा हिस्सा हिंदुओं का था। क्वेश्चन आएगा, संविधान सभा के लिए जब सीटों का बंटवारा किया गया, कितने समुदायों में बांटा गया? 3 समुदाय, सिख, मुस्लिम और सामान्य। ठीक है, ईसाई नहीं थे, बाकी सबको किसमें शामिल कर दिया था? सामान्य में डाल दिया था, इन 2 समुदायों को छोड़कर, क्योंकि इनके लिए अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। हर समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा किया जाना था। यानी प्रांतीय असेंबली में जो जितने भी मुसलमान होंगे मुस्लिम कैंडिडेट का चुनाव करेंगे, जितने सिख होंगे वो सिख का चुनाव करेंगे, और सामान्य बाकी जितने होंगे जिसमें हिंदू शामिल हैं, ईसाई शामिल हैं, वो सारे के सारे फिर सामान्य प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। तो जो चुनाव हुआ था, चुनाव प्रांतीय असेंबली के द्वारा यानी इनडायरेक्टली इलेक्शन हुए थे संविधान सभा के लिए। ठीक है, और पृथक प्रतिनिधित्व निर्वाचन यहां पर हुआ था, इस चीज को भी ध्यान रखना। देसी रियासतों के सदस्य का चयन वहां के प्रमुख को करना था, यानी जो राजा महाराजा थे वो अपने आप चुनते कि कौन देसी रियासत की तरफ से संविधान सभा में जाएगा। तो एक आपका ये वाला क्लियर हुआ। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि सीटों के विभाजन का आधार क्या था, कितनी जनसंख्या पर एक सीट थी, सीटों का आवंटन कितने समुदायों में किया गया, चुनाव कैसे किया गया, ये सारी बातें इनको हमने यहां पर क्लियर किया। अब आते हैं संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा जो प्रांतीय असेंबलियां थी उन्होंने चुना था। यानी सबसे नीचे आप जानते हैं जनता है, जनता के ऊपर यहां पर विधानसभा और उसके ऊपर आपकी संविधान सभा। तो जनता ने विधानसभा के लिए जो प्रांतीय असेंबली थी इनके लिए वोटिंग करी थी और फिर इन लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो क्वेश्चन आता है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो आप देखेंगे डायरेक्ट जनता ने नहीं चुना था, तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था, विधानसभा के सदस्यों ने इनको चुना था। जैसे आज राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं ना विधानसभा विधान परिषद के द्वारा, वैसे हुआ था। ठीक है, चुनाव होते हैं जुलाई 1946 में।
296 सीटों पर चुनाव होने थे। 296 में से 208 सीटें कांग्रेस जीत जाती है, 73 सीटें मुस्लिम लीग जीतती है और 15 सीटें बाकी जो छोटे छोटे दल थे, कुछ इंडिपेंडेंट थे, वो जीत जाते हैं। तो मेनली आपसे यही दो पूछे जाते हैं कि संविधान सभा के जब चुनाव हुए कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। 296 में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली और मुस्लिम लीग को मिली केवल 73 सीटें। ठीक है, अब संविधान सभा हमने बना ली है। पहले हमने बैकग्राउंड को देखा, फिर कैबिनेट मिशन को देखा जो आधार था, फिर हमने प्रोसेस देखा कितने सदस्य होंगे, कैसे चुने जाएंगे, अब हमने चुनाव करा दिए। अब इसकी कार्यप्रणाली पर चलते हैं। ठीक है, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक, जिसे पहला अधिवेशन भी कह सकते हैं, यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और यह अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसमें कुल 211 मेंबर्स शामिल हुए थे जो निर्वाचित हुए थे। देशी रियासतों में बहुत से लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजा था, बाद में इसमें शामिल होती हैं जब भारत का बंटवारा होता है, जिसमें भी हैदराबाद रियासत अपना प्रतिनिधि नहीं भेजती, वो बाद की बात है। जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें केवल 211 लोगों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। जो पहला अधिवेशन था 9 दिसंबर को, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। फ्रांस में परंपरा थी कि जब सदन बैठेगा, सभा होगी, तो जो उसका वरिष्ठ मेंबर होगा उसको अध्यक्ष बना दीजिए। फ्रांस की तर्ज पर जो पहला अधिवेशन हुआ संविधान सभा का, जो सबसे वरिष्ठ थे सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अध्यक्ष बना दिया गया, अस्थायी अध्यक्ष। साथ में सिर्फ अस्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, टेम्पररी उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। इसी बैठक में वो बनाया गया था फ्रैंक एंथोनी को। तो क्वेश्चन आएगा, संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो बहुत बार पूछ लिया, आपने बता दिया सच्चिदानंद सिन्हा। अब याद कीजिए, अस्थायी उपाध्यक्ष वो थे फ्रैंक एंथनी। इनका नाम ध्यान रखेंगे, ये मनोनीत उपाध्यक्ष यहां पर आए थे। ठीक है, तो पहली वाली बैठक से आपको सिर्फ इतनी बातें याद करनी है, डेट याद करनी है। पहली बैठक है, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हुए और अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी हुए। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और यहां पर संविधान के उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया गया संविधान सभा के, और ये बनाए गए डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी का नाम हरीश चंद्र मुखर्जी नहीं है, इनका नाम हरेंद्र कुमार मुखर्जी करना। ठीक है, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप इनका नाम लेंगे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी में हरेंद्र कुमार मुखर्जी अपना नाम लिखते हैं, कुमार को ये COOMAR इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो पहले उपाध्यक्ष इनको बनाया गया। इसके बाद लगभग 1 साल के बाद ये व्यवस्था करी गई, ये प्रावधान किया गया कि संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष होंगे और तब वीटी कृष्णमाचारी को बनाया गया। तो क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? तो आप इनका नाम लेंगे। ठीक है, और 1 साल बाद इनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया। तो संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, पहले एच.सी. मुखर्जी और दूसरे वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को बनाया गया था। ठीक है, तो ये दूसरी बैठक जहां से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं तीसरी बैठक पर। नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया 13 दिसंबर 1946 को। जो संविधान सभा थी, 9 तारीख को पहली बैठक, 11 को दूसरी, 13 को तीसरी बैठक हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा 13 दिसंबर को। इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। स्वीकार करने का मतलब यह है, इसको पारित कर दिया गया, संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट कर दिया। बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव से संविधान की प्रस्तावना बनी। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसका आधार यही उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसे नेहरू ने 13 दिसंबर को रखा था संविधान सभा में। ठीक है, और प्रस्तावना को भारतीय गणराज्य की कुंजी कहा था K.M. मुंशी ने। तो इतना इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना, और प्रस्तावना का आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, तो ये थी संविधान सभा की शुरुआती कार्य प्रणाली। इसके बाद आप जानते हैं 1947 में 15 अगस्त को भारत विभाजन के साथ आजाद हुआ। तो संविधान का पुनर्गठन यहां पर होगा संविधान सभा का। आजादी के बाद संविधान सभा की
पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को होती है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 3 परिवर्तन किए जाते हैं संविधान सभा में। क्या परिवर्तन थे देखिए, कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, आजादी के बाद संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बना दिया, यानी अब ये सारे फैसले खुद ले सकती है। दूसरा, संविधान सभा एक विधायिका भी बना दी गई, यानी अब इसके 2 काम हैं, एक संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए कानून बनाना। ये भी देश विभाजन के बाद इनको ये पावर्स दी गई। अभी तक कानून कहां से आते थे? ब्रिटेन की संसद से आते थे। अब भारत आजाद हो गया, ब्रिटेन की संसद से कोई लेना देना नहीं, तो अब कानून बनाने का भी काम कौन करेगी? संविधान सभा। जो ये काम करते थे, 2 काम, ये अलग अलग दिन होते थे। ठीक है, निर्धारित कर लिया जाता था कि कब संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बैठेगी और कब विधायिका के तौर पर बैठेगी। जब संविधान के रूप में बैठक होती, संविधान सभा के रूप में, तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, और जब विधायिका के रूप में बैठक होती तब जीवी मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते। तो संविधान सभा के 2 काम थे, संविधान का निर्माण करना, तो जब संविधान बनाने बैठते तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करेंगे, और दूसरा काम था देश के लिए कानून बनाना। जब कानून बनाने के लिए बैठते तब अध्यक्षता जीवी मावलंकर करेंगे। इसीलिए बाद में आप देखेंगे जीवी मावलंकर को लोकसभा का पहला अध्यक्ष भी बनाया गया। ठीक है, विधानमंडल के रूप में इनकी पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को होती है। संविधान सभा के रूप में तो ये काम कर ही रहे थे, संविधान बना ही रहे थे, लेकिन अब इनको विधायिका भी बना दी, कानून बनाएंगे, यानी संसद आप कह सकते हैं। तो संसद के रूप में इनकी पहली बैठक 17 नवंबर को होती है 1947 में। अध्यक्षता कौन करेंगे? मावलंकर करेंगे, जैसे मैंने आपको इन 2 पॉइंट में एक्सप्लेन किया। और तीसरा चेंज ये किया गया, विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कर दिया गया, क्योंकि अब आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिस्सा बांग्लादेश यानी जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था वहां चला गया, तो अब संविधान सभा का पुनर्गठन होगा। पुनर्गठन के बाद कुल सदस्य 299 रह गए, जो पहले 389 थे। प्रांतीय सदस्य 229 रह गए और देसी रियासतों के लिए 70 सदस्यों को रखा गया। तो इन्हीं दोनों का टोटल है 299। तो संविधान सभा का पुनर्गठन भी कब किया गया? 31 अक्टूबर 1947 को, जब संविधान सभा आजादी के बाद पहली बार बैठी। ठीक है, अब हमने पुनर्गठन भी देख लिया, अब देखते हैं संविधान की प्रमुख समितियों के बारे में। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा कई सारी छोटी बड़ी समितियां बनाई गई थी। इनमें 8 बड़ी समितियां थी और बाकी छोटी छोटी समितियां थी। इन 8 समितियों के बारे में पहले हम जानेंगे, उसके बाद जो महत्वपूर्ण छोटी समितियां हैं उनको देखेंगे। पहली समिति है संघ शक्ति समिति। इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इन समितियों से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन आएगा संविधान सभा की संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पटेल। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जो आपकी 8 बड़ी समितियां थी, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट समिति कौन है? प्रारूप समिति। इसी समिति ने संविधान का प्रारूप बनाना था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राज्यों के लिए समिति, देखिए प्रांतीय संविधान समिति अलग है, राज्यों के लिए समिति अलग है। राज्यों के लिए समिति जो राज्यों से समझौता करती, प्रांतों के लिए क्या क्या प्रावधान होंगे संविधान में, उसके लिए तो यह समिति थी। राज्यों से समझौता करने वाली समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पहले आप इन 7 समितियों को याद कर लीजिए। संघ शक्ति, संघीय संविधान शक्ति और राज्यों के लिए समिति, इनके अध्यक्ष हैं नेहरू। संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष हैं सरदार पटेल और प्रारूप समिति के हैं BR अंबेडकर। अब बात करेंगे 8वीं समिति के बारे में, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति। सिर्फ कई बार सलाहकार समिति पूछ लेता है,
कि संविधान सभा में सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। वो थे सरदार पटेल। सलाह इन्होंने किस किस पे देनी थी? मौलिक अधिकारों पर, अल्पसंख्यकों पर, जनजातीय क्षेत्र, बहिष्कृत क्षेत्रों पर। तो परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इस परामर्शदाता समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां बनाई गई थी, जिनमें से 3 उप समिति आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली है मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। दूसरी है अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। और तीसरी थी उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र, असम को छोड़कर पूरे इलाके के लिए जो उप समिति बनी वो गोपीनाथ बरदोई के नेतृत्व में बनी। तो परामर्शदाता समिति सरदार पटेल अध्यक्ष थे। इनके तहत 5 समितियां बनाई गई थी, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट हैं, मौलिक अधिकार के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय क्षेत्रों के लिए। मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यकों के लिए HC मुखर्जी और नॉर्थ ईस्ट के लिए गोपीनाथ बारदोई। तो ये आपकी संविधान की 8 बड़ी समितियां थी, जिनको हमने बिल्कुल टू द पॉइंट्स में यहां पर देखा। अब यहां पर कुछ छोटी समितियां भी थी जो पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। भाषा आयुक्तों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। छोटी समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, यानी झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस समिति को हाल ही में पेपर में पूछा गया है, तो इससे यह पता चलता है कि एग्जामिनर अब छोटी समितियों से भी क्वेश्चन ले रहा है। ठीक है। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर को बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, ये बने थे S वरदाचारी। भाषाई प्रांत आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? SK डार। जो ये दोनों थे, S वरदाचारी और SK डार, दोनों ही मनोनीत थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी उसकी समितियों के अध्यक्ष थे। ठीक है। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष KM मुंशी को बनाया गया था। ठीक है। तो ये छोटी समितियां हैं, इनके अध्यक्षों को भी याद करना, क्योंकि पेपर में आती है। ज्यादातर आपसे ये 2 वाली पूछी गई है, ये वाली तो बहुत बार आई है, लेकिन अब ये वाली भी पूछे जाने लगी है। तो हमने बड़ी समिति, छोटी समितियों को देख लिया। अब हम संविधान सभा की सबसे इंपॉर्टेंट समिति प्रारूप समिति के बारे में बात करेंगे। प्रारूप समिति के अन्य नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति भी इसी को बोला जाता है। ठीक है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया। तो संविधान सभा की बैठक 46 से शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रारूप समिति कब बनी है? आजादी के बाद, 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? इनके नाम पूछे जाते हैं। BR अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी अयंगर इसमें मेंबर्स थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, N माधवराव, इनको शुरुआत में शामिल नहीं किया गया था, इनकी जगह BL मित्र थे, लेकिन BL मित्र स्वास्थ्य कारणों से बाद में हट गए और इनकी जगह पर माधवराव को शामिल किया गया। और 7वें व्यक्ति थे TT कृष्णमाचारी, ये भी शुरुआत में संविधान सभा में शामिल नहीं थे। DP खेतान को शामिल किया गया था, लेकिन 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो गई, उनके बाद इनको यहां पर जोड़ा गया। तो संविधान सभा के 7 मेंबर्स आपने यहां पर याद करने हैं। अध्यक्ष हो गए और बाकी कौन कौन सदस्य हैं वो सारे क्वेश्चन। ठीक है। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप को बनाया। 3 प्रारूप इन्होंने बनाए। संविधान का पहला प्रारूप प्रारूप समिति के द्वारा फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया, यानी संविधान सभा के सामने रखा गया। एग्जैक्ट डेट की बात करें, 21 फरवरी 1948 को इन्होंने पहला प्रारूप रखा। ठीक है। इसके बाद उसमें कुछ चेंजेस किए गए, एक नया प्रारूप बनाया गया। दूसरा प्रारूप इन्होंने अक्टूबर 1948, डेट की बात करें 26 अक्टूबर 1948 को इन्होंने दूसरा प्रारूप रखा। अंतिम प्रारूप इन्होंने 4 नवंबर 1948 को रखा। तो क्वेश्चन आता है, संविधान का अंतिम प्रारूप कब रखा गया था प्रारूप समिति के द्वारा? 4 नवंबर 1948। इसी के बाद अब संविधान पर बहस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो पहला प्रारूप फरवरी में, दूसरा अक्टूबर में, तीसरा नवंबर में। अब संविधान हमारा प्रभाव में कैसे आया, लागू कैसे हुआ, उसको देखिए।
संविधान का अंतिम प्रारूप आया था 4 नवंबर 1948 को, जैसा हमने अभी देखा, और ये तीसरा प्रारूप था। इससे पहले के 2 की डेट भी हमने देखी। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। पहली बार संविधान को यहां पर पढ़ा गया। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक चर्चा चली, संविधान को यहां पर पढ़ा गया। ठीक है, इसके बाद यह था संविधान का पहला वाचन, यानी संविधान पर विचार कब शुरू हुआ। तो संविधान पर 3 वाचन हुए। पहली बार विचार 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरी बार विचार या संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और यह आपके 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस पूरे वाचन में संविधान के खंडवार चर्चा करी गई, यानी एक एक खंड को पढ़ा गया और उस पर चर्चा करी गई। तो संविधान का पहला वाचन 4 नवंबर से हुआ, दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ, लगभग 11 महीने। तीसरा वाचन या तीसरी बार जो चर्चा शुरू हुई संविधान के ऊपर 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के प्रारूप पर प्रस्ताव पेश किया। 26 नवंबर को इसको पारित कर दिया गया। 3 वाचन हुए, तीनों की हमने डेट सहित देखा। पहला वाला 4 नवंबर से 9 नवंबर, दूसरा 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, तीसरा 14 नवंबर से 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर को इसे पारित कर दिया गया। 26 नवंबर को संविधान सभा में 284 लोग उपस्थित थे। टोटल कितने होने थे? 299। 15 लोग अनुपस्थित थे। 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए 26 नवंबर 1949 को। जो बाकी के थे उन्होंने 24 जनवरी 1950 को अपने साइन किए। तो 26 नवंबर को संविधान पारित हो गया, इसको अंगीकृत कर लिया गया। उपस्थित 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। 26 नवंबर को अपनाए गए संविधान में, जो हमारा मूल संविधान है, प्रस्तावना थी। 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बताइए, अनुसूची बताइए, भाग बताइए, इस तरीके से। ठीक है, 26 नवंबर को लगभग 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। बाकी के सभी अनुच्छेद, पूरा संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया 1950 में। 26 जनवरी की डेट क्यों चुनी गई थी? क्योंकि आप जानते हैं 1930 में इसी दिन 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो उस तिथि के महत्व को बनाए रखने के लिए संविधान को नवंबर 26 में लागू नहीं किया गया, 26 जनवरी में लागू किया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ही जब पूर्णतः संविधान लागू हो गया, उसी के साथ भारत एक गणराज्य बना। संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 में किया गया और इसको लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया। इस लाइन को याद करना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि अंगीकृत कब किया, लागू कब किया। ठीक है, तो यह था हमारा संविधान का प्रभाव में आना, लागू होना। ठीक है, संविधान सभा का क्या हुआ? जिसने हमारा संविधान बनाया उसका क्या हुआ, अब उसको देखिए। संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 26 जनवरी को संविधान लागू होना था। 24 जनवरी को आखिरी बार संविधान सभा की बैठक हुई। जिन्होंने साइन नहीं किए थे उन्होंने साइन किए। इसके बाद संविधान सभा को अंतरिम संसद में बदल दिया गया, यानी संविधान सभा को खत्म कर दिया और इसको परिवर्तित कर दिया, खत्म नहीं कहेंगे, परिवर्तित कर दिया अंतरिम संसद में। अब संविधान सभा केवल संसद के रूप में काम करेगी, यानी जो विधायिका बनी थी ना कानून बनाने वाली, अब यह अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी जब तक भारत में पहली बार चुनाव नहीं होते। अंतरिम संसद 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही। इसके बाद आप जानते हैं नई लोकसभा चुनकर आ गई थी। भारत के पहले लोकसभा चुनाव हो चुके थे और उसी के साथ अंतरिम संसद खत्म हो गई, संविधान सभा भी खत्म हो गई। तो 24 जनवरी को जब आखिरी बैठक हुई, उसी में संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, और कब तक किसने काम किया अंतरिम संसद के रूप में? 17 अप्रैल 1952 तक। ठीक है, संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य, इन्होंने सिर्फ संविधान नहीं बनाया था और क्या क्या काम किए, कब कब किए, उनको देखिए। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। मई 1949 में भारत को कॉमनवेल्थ का सदस्य बना दिया। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया 22 जुलाई 1947 को। डेट सहित पूछा जाता है कि संविधान सभा ने कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947, आजादी से पहले। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया 24 जनवरी 1950 को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने अपनी अंतिम बैठक में चुना था।
जब अंतिम बैठक हुई संविधान सभा की तो संविधान सभा को अंतरिम संसद में बदल दिया गया और जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। ठीक है, तो इनको राष्ट्रपति और इनको अपना प्रतीक चिन्ह कब बनाया गया? 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। ठीक है, अब संविधान और उससे जुड़े हुए, संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, फैक्ट्स हैं, उनको देखिए। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी मोहर के रूप में अपनाया गया था। तो संविधान सभा की मोहर क्या थी? प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। ठीक है, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय यहां पर लगा। ठीक है, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए? संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 में चला और 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर तक चला 1949 में। इसी को लेकर डाउट होता है, कुछ जगहों पर 11 है, कुछ जगहों पर 12 है। देखिए, अगर आपसे पूछेगा अधिवेशन कितने हुए तो आप 11 कहेंगे। ठीक है, पहला और 11वां। ठीक है, अगर पूछेगा बैठकें कितनी हुई, क्योंकि आप जानते हैं ये तो 11वीं बैठक हो गई, यहां पर 26 नवंबर इस बीच जो हुई आपकी, आखिरी बार भी तो मिले थे 24 जनवरी 1950 को, तो कुछ जगहों पर उसे भी काउंट किया गया है बैठक के तौर पे। वो कोई अधिवेशन या सत्र तो नहीं था, केवल एक दिन का था जिस दिन इसे अंतरिम संसद में कन्वर्ट किया गया। तो कई जगहों पर इसे भी काउंट किया गया है। अगर सत्र पूछेगा, अधिवेशन पूछेगा तो 11 कहेंगे, बैठक पूछेगा तो 12 कहेंगे। कुछ जगहों पर इसे भी काउंट किया गया है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? मैंने आपको कहा कानूनी सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ठीक है, संविधान का संवैधानिक सलाहकार बहुत बार पेपर में आया है, BN राव थे। BN राव ने बर्मा यानी म्यांमार के संविधान को बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस चीज को ध्यान रखना। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ICJ, नीदरलैंड के द हेग में जो स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको हम कहते हैं, उसमें जज बनने वाले भारत के पहले व्यक्ति भी कौन थे? BN राव थे। ठीक है, एक और कंफ्यूजन यहीं पर क्लियर कर लीजिए। संविधान सलाहकार की बात होगी तो BN राव, और सलाहकार समिति के अध्यक्ष की बात होगी तो सरदार पटेल, जिनके अधीन फिर 5 उप समितियां थी जैसे हमने ऊपर देखा। संविधान सभा का सचिव कौन था? अध्यक्ष देख लिया, उपाध्यक्ष देख लिया, सेक्रेटरी कौन था? HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। ठीक है, संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकर्ता चीफ ड्राफ्टमैन कौन था? तो ये थे LN मुखर्जी, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। संविधान के सुलेखक कौन है? यानी संविधान को अपने हाथों से, जो मूल संविधान है, लिखा किसने? लिखा था इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इनका नाम बहुत बार पेपरों में पूछा गया है और अब फिर से कई सारे पेपरों में लगातार पूछा जा रहा है। देखिए, हमारे संविधान को मूलतः 2 भाषाओं में लिखा गया था। किसी फ्रेंड ने पूछा था कि संविधान को कितनी भाषाओं में लिखा गया था? मूलतः 2 भाषाओं में, एक हिंदी में और इंग्लिश में। तो मूल प्रति इंग्लिश में थी और उसी के साथ हिंदी में भी लिखा गया। ज्यादातर आपसे अंग्रेजी का पूछा जाता है। जो इंग्लिश वाली प्रति थी आपकी मूल प्रति, उसको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और मूल संविधान का जो हिंदी संस्करण था उसे वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया। तो दोनों बातें याद करेंगे। संविधान के सुलेखक वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने इसे अंग्रेजी में लिखा, और इसी का जो मूल संविधान का हिंदी संस्करण किया गया उसे वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया कि संविधान मूलतः 2 भाषाओं में लिखा गया था। मूल प्रति कितनी भाषाओं में थी? 2 भाषाओं में, पहले इंग्लिश और फिर उसका हिंदी संस्करण। ठीक है, सभी सदस्यों ने दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों ओरिजिनल प्रतियां थी, दोनों पर सभी ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी के द्वारा लिखा गया और राम मनोहर के द्वारा उसे अलंकृत किया गया। देखिए, संविधान पे आप जानते हैं कुछ डिजाइन वगैरह बनाए गए हैं, उसको अच्छे से सजाया गया है। तो संविधान को लिखने का काम वसंत कृष्ण वैद्य और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। इनका नाम ज्यादा पूछा जाता है। अगर इनका नाम पूछा जाएगा तो आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होकर पूछा जाएगा कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण को किसने लिखा था, तब आप इनका नाम लेंगे। सौंदर्यकरण किसने किया? वो जो सजावट वहां पर है सुंदर सी, वो सारे डिजाइन किसने बनाए? वो बनाए थे शांति निकेतन के कलाकारों ने, जिसमें नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा आपके इंपॉर्टेंट हैं। राम मनोहर सिन्हा आपके मूल प्रस्तावना के साथ भी जुड़े हुए हैं, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, पहला संविधान दिवस
कब मनाया गया? आप जानते हैं हमारे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। पहली बार 2015 में मनाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे संविधान और संविधान सभा को लेकर, जिसमें हमने सारी बातों को देखा, कितना समय लगा, कितने सत्र हुए, किसने किस भाषा में लिखा, कौन किसका अध्यक्ष था। संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट हैं, कुछ आलोचनाएं हैं जो व्यक्तियों ने करी है संविधान सभा की, उसको देखिए। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। तो संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों को और उनकी भावनाओं को कम करके आंका, ये कहा है आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, सीधा कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये किसका कथन है। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा। जी ऑस्टिन के स्टेटमेंट संविधान को लेकर लगातार पूछे जाते रहते हैं पेपर में। तो ये जो जी ऑस्टिन है, ब्रिटेन का संविधान विशेषज्ञ है, इसी ने कहा था कि जो हमारा संविधान है उस पर कांग्रेस का प्रभुत्व है, क्योंकि सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी। तो ये किसने कहा कि संविधान पर कांग्रेस का एक दल का प्रभुत्व है? जी ऑस्टिन ने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा? विस्काउंट ने कहा। यह भी ब्रिटेन का एक संविधान विशेषज्ञ था। विंस्टन चर्चिल ने कहा संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। ये किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। तो संविधान को लेकर, संविधान सभा को लेकर अलग अलग स्टेटमेंट कि संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। संविधान सभा को हिंदुओं की सभा, विस्काउंट ने कहा। संविधान सभा ने केवल एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व किया, ये विंस्टन चर्चिल ने कहा। और संविधान सभा ने अल्पसंख्यकों के हितों को कम करके आंका, आइवर जेनिंग ने कहा। ये 4 स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने संविधान सभा, उसके इतिहास, उसका गठन, गठन का आधार, उसका कार्य, उसकी कार्य प्रणाली, उससे जुड़े हुए तथ्य, उसकी समितियां, उप समितियां, सभी को इस वीडियो में हमने कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।